हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ था। तो केमिस्ट्री में आपका जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं और जो मैथ वाले अभ्यर्थी हैं, इनका जो सिलेबस है वो कंपलसरी है आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया हुआ था और ये आज की जो हमारी क्लास रहेगी, क्लास नंबर यहाँ पर 5 रहेगी, जिसमें हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से भी ज़रूर देखिए। क्योंकि जब तक आप पिछली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपको केमिस्ट्री का जो सामान्य परिचय होता है वो आपको बताया था। इसके अलावा हमने आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है पदार्थ की अवस्थाएं और ऊष्मा गतिकी, उसको स्टार्ट किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करने में आपकी लगभग 5 से 6 क्लासें लग सकती हैं, क्योंकि यदि आप पदार्थ का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे तो वो अपने आप में आधी सी केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेगा। क्योंकि पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है, एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से हमने 3 अवस्थाएं अभी तक पढ़ी हुई हैं। एक तो आपकी ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, और जो 5वीं अवस्था होती है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हमने जो पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, तो पदार्थ जो है वो कण से बना होता है। तो कण जो है सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है पदार्थ का। तो कण आपको बताया था कि क्या कहलाते हैं। फिर हमने परमाणु स्टार्ट किया हुआ था कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, फिर परमाणु के बारे में विभिन्न आपके जो है मॉडल दिए गए, थॉमसन का मॉडल आपको बताया। इसके बाद रदरफोर्ड, मैक्सवेल और आपके बोर-बरी जो योजना है, मैक्सवेल के बाद आपको बोर योजना बताई हुई थी। तो ये आप ज़रूर देखिए पिछले लेक्चर, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके बाद हमने अगली क्लास में आपको बताया कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर जो आपके एंटी कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आयन के बारे में कि आयन क्या होते हैं, और इसके अलावा सम इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते, सम न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समभारक क्या है, समस्थानिक क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ये हमारी क्लास 5 है। इससे पहले हमारी 4 क्लासें हो गई हैं, जिनको आप ज़रूर देख लें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे आयन से। आयन क्या होते हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, धनायन और ऋणायन। तो धनायन ऋणायन को समझने से पहले हम आयन को जान लेते हैं कि ये क्या है। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। या तो उस पर आवेश धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा। तो इसी विद्युत आवेश युक्त जो परमाणु होगा या पूरा परमाणुओं का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसको क्या कहेंगे, हम आयन कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारा कोई परमाणु है, इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर मान के चलिए आपका कोई नाभिक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नाभिक में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कैसे होते, धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन कैसे होते, उदासीन होते हैं। और जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं वहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते, ऋणावेशित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आवेश ही तो है। तो इसी के जो परमाणुओं का जो समूह है या जो परमाणु है उस पर जो विद्युत आवेश होता है वही क्या कहलाता है, आपका आयन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम आयन है तो ये धनावेशित है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, फिर क्लोराइड आयन, फिर सल्फेट आयन। तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। अब आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन होते हैं, कैटायन, जिसे धनायन कहेंगे, और एक होते ऋणायन यानी एनायन। ठीक है, तो धनायन क्या है, जिस आयन पर आवेश धनावेश होता है उसे धनायन कहेंगे, और जिस पर ऋणावेश होगा वो ऋणायन कहलाएंगे। तो उदाहरण के लिए अभी आपको बताया, सोडियम धनावेशित है, मैग्नीशियम धनावेशित है। धनायन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की निकल जाने से, ये आपको याद रखना है। मान के चलिए ये आपका कोई परमाणु है और ये उसकी विभिन्न कक्षाएं हैं। तो धनायन का निर्माण कब होगा, जब परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
तो क्या होगा, धनायन। सभी धातु तत्वों के आयन कैसे होते हैं, धनायन। तो ये आपको याद रखना है, जितनी भी धातुएं हैं, अभी हम जब आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल 118 तत्वों का अध्ययन करना है। अब ये जो 118 तत्व हैं, इनमें से कुछ तो धातु तत्व होंगे, कुछ अधातु होंगे और कुछ उपधातु होंगे। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है। तो जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, धनायन होती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया आयन जो हैं अधातु तत्वों के बने होते हैं। तो ये अधातु हैं, लेकिन इन पर भी धनावेश होता है। तो ये आप बात स्वरूप हो जाएंगे, तो याद रखिए, ठीक है। अब धनायन कैसे बनते हैं तो आपको समझ गए होंगे आप लोग कि परमाणु या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से निकल जाते हैं तो धनायन बनते हैं, ठीक है। अब ऋणायन, तो जिस आयन पर ऋणावेश होगा उसे ऋणायन कहेंगे। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, सल्फेट, तो ये क्या होते, गैस होते हैं, ठीक है। आप देखिए, ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब वो ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऋणायन। सभी अधातु तत्व क्या होंगे, आपके ऋणायन होंगे। आयन बनने पर या आयन बनाने पर परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता। आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है परमाणु क्रमांक और एक होती है आपकी जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, और दूसरा होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या आपको कल के लेक्चर में बताया हुआ था। इसमें आपको जो है इसका सूत्र बताया था कि किस तरीके से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे उसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आयन बनेंगे तो उसमें परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता, किंतु आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या परमाणु संख्या के समान नहीं होती है। अब यहाँ दिया गया है आयनों के लिए कि इलेक्ट्रॉन बराबर जेड। जेड क्या होता है, आपको कल बताया था। प्रोटॉन की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से प्लस आवेश होगा, या तो ऋणावेश होगा या धनावेश होगा। अब यहाँ धनायन के लिए माइनस होगा और ऋणायन के लिए क्या होगा, येड होते हैं, और यहाँ पर ही निकलते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स का निकलते हैं तो क्या बनता है, धनायन, और जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है, ऋणायन, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में जो आपकी परमाणु संख्या है वो तो है 12 और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 24। तो इसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, जेड बराबर पी, और आपका आवेश रहेगा प्लस माइनस में क्या हो जाएगा आपका आवेश, ठीक है। तो इसको जो आपकी यहाँ पर लिखना है आपको परमाणु संख्या, तो कितनी है, 12। अब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं कि कितनी निकल करके आएगी। यदि आपने परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या पढ़ा हुआ है और परमाणु द्रव्यमान यदि कल का सेशन देखा है तो आप ये आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, जिसे आइसोटॉप कहेंगे, और आइसोबार जो होते हैं वो समभारक होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, समस्थानिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान स्थान, यानी आइसो का अर्थ होता है समान और टॉपस का मतलब होता है स्थान। तो समस्थानिक का मतलब हो गया जो आवर्त सारणी में समान स्थानों पर, मतलब एक ग्रुप के रूप में व्यवस्थित रहेंगे, वो समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसके सारे समस्थानिक अलग अलग नाम से जाने जाते, तो वो हाइड्रोजन है। इसके 3 समस्थानिक होंगे और तीनों के नाम अलग अलग होंगे। एक तो प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक और होता है, ठीक है। अगला है पोलेनियम। पोलेनियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा इसके समस्थानिक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि एक सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका पोलोनियम है। और हाइड्रोजन ऐसा एक तत्व है जिसके 3 समस्थानिक और तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो देखिए, एक ही तत्व के अब क्या कहलाता है, समस्थानिक। तो जब तक आप परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं जानेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, समस्थानिक क्या हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, या इसी को हम प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा समभारक। समभारक में क्या होगा, परमाणु संख्याएं तो अलग अलग होंगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा, वो समभारक होंगे। तो यहीं से आप दोनों को समझ गए होंगे। अब देखिए, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान है। तो ये आपको बताया था कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो जब प्रोटॉन की संख्या समान है उसके नाभिक में, तो वही क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या। और इसका कारण भी यही है कि परमाणु संख्या समान क्यों होती है, क्योंकि उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। तो हमने पढ़ा है कि नाभिक के अंदर आपके 2
कण होते हैं, एक तो आपका प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इस कारण से परमाणु संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, इस कारण से द्रव्यमान संख्या भिन्न है और यही आपका समस्थानिक कहलाता है। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संख्या तो 1 है। आप नीचे देख रहे हैं तीनों की परमाणु संख्या कैसी है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अब ये परमाणु संख्या समान क्यों है, तो अभी बताया, क्योंकि परमाणु संख्या इसलिए समान है क्योंकि उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो कैसी है, बराबर है, ठीक है। लेकिन ये परमाणु जो द्रव्यमान है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या भिन्न भिन्न है, इस कारण से ये द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तीनों के नाम अलग अलग हैं। पहला है 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। अब यहाँ जो 1H2 है इसी को हम ठोस जल कहते हैं, क्या कठोर जल कहते हैं, ठीक है, भारी जल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम, इसी को हम भारी जल कहते हैं और इसका सूत्र D2O होता है, ठीक। अब देखिए, हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 1 हैं, यानी प्रोटॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किंतु इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 0, 1, 2 होती है। अब अगला है कार्बन। कार्बन में 2 समस्थानिक होते हैं और इनकी परमाणु संख्या 6 है, दोनों की बराबर है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसकी 12 है, इसकी 14 है। अब समस्थानिकों के गुण आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः कैसे होते, भिन्न भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। याद रखना, अभी आप संभारक पढ़ेंगे तो वहाँ इनका विपरीत होगा बिल्कुल। तो समस्थानिकों के भौतिक गुण कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, जबकि रासायनिक गुण कैसे हैं, एक जैसे हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, समान है। अब देखिए समस्थानिकों के उपयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप स्टार लगा लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जो कार्बन 14 है, इसका उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये समस्थानिक है। यूरेनियम 235 जो है, इसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होता है, इनको आप बिल्कुल रट लेना भी। फिर है आपका आयोडाइड 131 का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में होता है। फिर है आपका आयरन 59 का उपयोग एनीमिया रोग में होता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, और सोडियम 24 का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। तो इस समस्थानिकों के उपयोग हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अभी रट सकते हैं। अगला है संभारक। तो संभारक बिल्कुल समस्थानिक का उल्टा होगा, इसमें परमाणु जो, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समान भार। भार का मतलब क्या, द्रव्यमान। तो जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी, वो क्या कहलाएंगे, संभारक कहलाएंगे। संभारक की परमाणु संख्या की भिन्नता का कारण क्या है, क्योंकि उनके तत्व में जो नाभिक है और नाभिक में जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो बिल्कुल समस्थानिक का उल्टा है। अब यहाँ देखिए जो कार्बन है, कार्बन में जो है यहाँ पर देखेंगे इसकी परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, और नाइट्रोजन में परमाणु जो संख्या है वो 7 है और परमाणु जो द्रव्यमान है वो 14। तो परमाणु द्रव्यमान दोनों के बराबर हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, मतलब ये क्या है, संभारक है। इसी तरह आर्सेनिक और आप कैल्शियम का देख सकते हैं, इसकी परमाणु संख्या 18 है, इसकी 20 है, और इसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हैं। अब इसके गुण देखिए, तो इनके जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न होंगे, उसके कैसे थे, समान थे, और रासायनिक गुण भी भिन्न ही होते हैं। समभारकों का भौतिक गुण एक समान होता है जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये होगा समस्थानिक संभारक। अब देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है सोडियम, सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 11 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और 11, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में से एक आयन को माइनस कर देंगे तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बराबर निकल आएंगे 10। इसी तरह से इसमें से 2 माइनस हो रहे हैं आयन, तो ये 10। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है किससे, तो यहाँ पर जो संख्या निकल करके आ रही है वो समान है, इसीलिए इसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यह सभी सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, आयन है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10-10 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आपके सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान
संख्या दोनों भिन्न हों, किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न है और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न है, लेकिन इसके जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, बराबर है, तो ये क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्लास में आगे की चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।